बच्चों, तुम में से काफी सारे बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आने वाले होंगे और सभी के मन में एक ही क्वेश्चन होगा कि मैम ऐसे क्या मिस्टेक्स है जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चा कर रहा होता है जिसकी वजह से उनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में 30 on 30 मार्क्स नहीं आते हैं। या फिर काफी सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि मैम इसका कोई पैटर्न होता है या रैंडमली हमारे ये जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ऐसे हो जाते हैं, मार्क्स क्या फ्री के मिल जाते हैं, क्या हमारे प्रैक्टिकल फाइल्स के मार्क्स होते हैं, कहां से वाइवा क्वेश्चंस आते हैं, कहां से पढ़े, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं एंड आप अपने प्रैक्टिकल के 30 on 30 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो तो ये वीडियो बेटा आपके लिए है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना और मेक श्योर करना जितने भी टिप्स दिए, जो चीजें बताई है, आप लोग उसे फॉलो करो, बिकॉज अगर आप लोग ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को जीतने से कोई नहीं हरा सकता। सो वेलकम बैक टू साइंस अड्डा बच्चों। तुम लोगों के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आ रहे हैं और काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होने वाली है। तो ये वीडियो में आपके कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में टर्न करने के लिए और तुम्हारे 30 on 30 मार्क्स सिक्योर करने के लिए मैंने आपको जितना आपको एक प्रैक्टिकल में पता होना चाहिए सब कुछ कवर किया है। मेक श्योर करना कि आप ये चीजें रिपीट ना करो और जो चीजों को फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ वो करो, ताकि तुम लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपका प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें 30 on 30 तुम लोग सिक्योर कर सको। ठीक है, अब देखो जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, कुछ भी पूछा है एनसीईआरटी टर्म्स को यूज ना करना और ओवर एक्सप्लेन करते जाना। कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, जिसकी वजह से क्या होता है, एग्जामिनर और क्वेश्चंस पूछता है, बच्चे और गलत आंसर देते हैं और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तुम्हारे ग्रेड जो है, मार्क्स जो है कम हो जाते हैं। प्रेशर के अंदर सही चीज को भी गलत बताते हैं, तो थोड़ा सा काम रहना। ठीक है, उसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा रैंडमली कुछ भी मत लिखते जाना या अगर पूछा गया कुछ भी बताते जाना। एनसीईआरटी की टर्म्स को क्लियरली बोल के डायरेक्ट आंसर देना और बिल्कुल भी पढ़ कर न जाना सबसे बड़ी गलती होती है। पढ़ना कहां से है, जो भी एक्सपेरिमेंट आप लोगों का है उसे एक बार पढ़ लो, उसमें कौन सा केमिकल क्यों यूज हुआ है वो पढ़ लो, उसके जगह आप कोई यूज कर सकते हो वो केमिकल ऐसे पढ़ लो जैसे आपका केमिस्ट्री में होता है। फिजिक्स में कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस यूज हुआ है उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए, वर्किंग प्रिंसिपल, उससे रिलेटेड फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्यों ये हम लोग यूज कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। और रही बात बायोलॉजी की, तो वहां पे आपका कौन सा केमिकल यूज किया है, यही सेल क्यों यूज किया है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है वो तुम्हें पढ़े होने चाहिए, एटलीस्ट इतना। यही मिस्टेक है, बच्चों को लगता है कि वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में फ्री के मार्क्स मिलते हैं और वो बिल्कुल पढ़ के नहीं जाते, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आता और अल्टीमेटली हड़बड़ाहट में आती हुई चीजें गलत करके आते हैं और मार्क्स सच में कम मिलते हैं। तो आप मेक श्योर करना कि उन एक्सपेरिमेंट्स को बढ़िया से पढ़ लो एटलीस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज, मैम क्या पैटर्न होता है। यार देखो, हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअली एक पैटर्न है। फॉर एग्जांपल, अब मेजॉरिटी बच्चों का क्वेश्चन है, ये एक पैटर्न है, एक पर्टिकुलर मेजर एक्सपेरिमेंट होता है, एक माइनर एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे परफॉर्मिंग बायो में स्लाइड प्रिपरेशन होता है, ठीक है, या फिर स्पॉटिंग होती है, वैसे ही आप लोगों का भी कोई ना कोई जो केमिस्ट्री में होता है अलग अलग एक्सपेरिमेंट और उसकी ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन करनी होती है, सॉल्ट आइडेंटिफिकेशन वगैरह होता है ना। और ऐसे ही फिजिक्स में भी कुछ चीजें जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, वो कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ लेते हैं, स्पॉटिंग होती है। तो ये सारी चीजें होती है इतने इतने नंबर्स की। अब मेन चीज जो आती है वो ये दोनों है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। यहां से आते हैं आप लोगों के वाइवा के क्वेश्चन। जो आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल है वहां पे जितने भी एक्सपेरिमेंट है उसमें कौन सा केमिकल क्यों यूज हुआ है, ये क्या मीनिंग होता है इसका, ये सारी चीजें जो है तुम्हें वाइवा में पूछी जा सकती है। तो मेक श्योर करना कि आपकी प्रैक्टिकल बुक के पीछे जो क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज के आंसर्स दिए होते हैं, कॉन्सेप्ट दिया होता है, तुम उसे पढ़ के जाओ। बाकी अगर एक्सपेरिमेंट पढ़ते समय कोई डाउट है तुम्हें खुद भी पूछ के देखो कि यही केमिकल क्यों यूज हुआ, उसका अगर आंसर नहीं दे पा रहे हो तो अल्टीमेटली अपनी टीचर्स की हेल्प लो या फिर कमेंट करके भी मेरे को पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली हेल्प कर दूंगी। ठीक है, अब उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया गया है, मेक श्योर करना कि वो प्रोजेक्ट पहले तो बहुत नीट हो, क्लीन हो और तुम्हारी जो कमांड है उस टॉपिक के ऊपर वो बहुत ज्यादा बढ़िया हो, ताकि टीचर आपसे कुछ भी पूछता है, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछता है तो आप एकदम से आंसर दे सको। तो ये चीजों का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके अलावा चाहे प्रोजेक्ट फाइल हो या फिर चाहे आप लोगों का इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट हो, उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए, हर पेज पे पेज नंबर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और कोई डायग्राम है तो वो बहुत अच्छे से लेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, कोई अगर इंस्ट्रूमेंट बनाया है तो उसमें अच्छे से लेबलिंग होनी चाहिए, नीचे लिखा होना चाहिए उसका नाम, अंडरलाइन होना चाहिए। ये सारे कुछ बेसिक टिप्स हैं जो कि एक एग्जामिनर चेक करता है प्रैक्टिकल फाइल और आपके इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट में, और वो आपको नॉलेज होनी चाहिए, भले आप बनाओ या आपने खुद ना बनाया हो, बट आपको आपके इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। फिर आ जाती है यार मैम, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो है कुछ चीजें लिखने के लिए आपको एक शीट मिलती है, उसमें क्या लिखना है, किस पैटर्न में लिखना है, और अगर एग्जामिनर कुछ पूछ भी रहा है तो उसका चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया है, अब आपको लिखना पड़ती है वो चीज, तो एक पैटर्न में लिखना है। सबसे पहले आप लोगों को एम मतलब कि ऑब्जेक्टिव लिखना है कि आप क्या ऑब्जर्व करने का ट्राई कर रहे हो, उसमें वो ऑब्जेक्टिव लिखना है। फिर वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है 2 लाइन छोड़ के लिखना है ताकि नीटनेस दिखे। फिर अगेन 2 लाइन छोड़ करके जो मटीरियल उसमें रिक्वायर हुए हैं,
ठीक है वो, और ये तुम्हें पता होना चाहिए उसमें वो जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वाई, क्यों रिक्वायर्ड है, क्या वो कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जगह क्या हम यूज कर सकते हैं, एल्स ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं, तो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जब आपका मटेरियल रिक्वायर्ड हो जाएगा, थोड़ा स्पेशियस लिखना, ठीक है, नंबरिंग करके लिखना, लाइन छोड़ना फिर से दो, फिर प्रोसीजर लिखना, और प्रोसीजर के स्टेप्स रेंडमली नहीं होंगे, पहले से लेकर के लास्ट सीक्वेंस तक सीरियल नंबर वही होएगा जिस पैटर्न में आप लोगों ने वो फॉलो किया। फिर जब प्रोसीजर हो जाएगा अगेन 2 लाइन छोड़ना, एंड देन रिजल्ट जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है उसे लिखना, ठीक है, मेक श्योर करना रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन एनसीईआरटी की लाइनिंग में लिखना, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। लास्ट में प्रिकॉशन, कि आप लोगों को इस एक्सपेरिमेंट से करने से पहले क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या प्रिकॉशन लेने हैं और क्यों लेने हैं, ब्रैकेट में वो चीजें मेंशन कर देना। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो कोई आप लोगों के नंबर नहीं काटेगा बेटा। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा टिप मैं देना चाहूंगी नीटनेस के लिए, कि हर एक पैटर्न को जैसे एम लिखा उसमें जो भी लिखा आपने 2 लाइन छोड़ी, इससे नीटनेस क्लियर वो हो रही है आपकी मेंटेन्ड है। वहीं पर आप ऑब्जर्वेशन एंड प्रिकॉशन जब खत्म होगा ना तो एक एक लाइन ड्रॉ कर देना, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और हर एक एम और प्रिंसिपल के नीचे से आप अंडरलाइन कर सकते हो ताकि दिखे, या बॉक्स में उसे डाल सकते हो ताकि क्लियरली दिखे कि ये एम है, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर 2 लाइनें छुटी हुई है, फिर प्रिंसिपल लिखा है और बॉक्स में है वो भी, फिर अगेन उसका कॉन्टेंट लिखा है, फिर अगेन 2 लाइन छुटी हुई है। इस पैटर्न में करना, आपकी जो आंसर शीट होगी वो आपको बहुत अलग बनाएगी। छोटी मोटी गलती भी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन से छुप जाती है। फिर हम लोग अपनी छोटी सी एक बात और कर लेते हैं, दैट इज प्रैक्टिकल फाइल का मैम रोल क्या है। एक एग्जामिनर आपकी प्रैक्टिकल फाइल में क्या चेक करेगा, टाइमली आपकी फाइल जो है बेटा कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें इंडेक्स बना होना चाहिए, उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए और टीचर के साइन टाइमली हुए होने चाहिए। ये नहीं कि आप एग्जामिनर के सामने फाइल चेक करा रहे हो या उस दिन ले ही नहीं गए, बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। नीटनेस कैसे होनी चाहिए भाई, हर जगह पेज नंबर डालना होना चाहिए, एम वगैरह जो भी है। उसके बाद जैसे मैंने बताया नीटनेस के लिए 2 लाइन 1 लाइन जैसी भी छुट्टी होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको टाइम मेंशन करना है, मतलब कि डेट वगैरह मेंशन करनी है और टीचर से टाइम क्या कराना है, चेक कराना है। ये सारी चीजें अगर आपकी फाइल्स रिकॉर्ड मेंटेन है, ठीक है, एग्जामिनर ये सारी चीजें चेक कर रहा है, तो डेफिनेटली यार आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे एटलीस्ट फाइल के, ठीक है। अब लास्ट में एक गोल्डन टिप है, आपसे जो भी आंसर पूछा जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है, उसे सिंपल और थोड़ा डायरेक्ट रखना, बहुत ज्यादा मत बोलना। अगर तुम बहुत ज्यादा बोलोगे उससे भी फिर क्वेश्चन आएंगे, तो सिंपल और डायरेक्ट आंसर रखना। तो इसीलिए बोल रही हूँ पढ़ के जाना। एक वीडियो बनाई थी बायो वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एक्सपेरिमेंट से कैसे आ सकते हैं और आंसर्स भी उसके थे, तो आप लोग वीडियो सेक्शन पे साइंस अड्डा के चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार आपको नहीं आता है तो गलत आंसर एटलीस्ट मत देना, सॉरी बोल देना, या बोल देना मैम अभी मैं भूल चुका हूँ या चुकी हूँ, ठीक है, और अभी याद नहीं आ रहा, ऐसे करके बोल सकते हो। बी ऑनेस्ट बट डोंट बी बदतमीज एंड डोंट बी कि भाई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि मेरे को आता नहीं और गलत गलत बोले जा रहे हो, ऐसा मत करना। उसके अलावा आई कॉन्टैक्ट रखना, नॉट घमंडी वाला, कामनेस वाला, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखना, अपने आप को टूटने मत देना, गिरने मत देना, और बी ऑनेस्ट, ठीक है। ये कुछ टिप्स हैं नीटनेस से रिलेटेड सारी चीजों की। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज बैक एक्सरसाइज को और क्यों कौन से केमिकल इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपल सारा ये चीजें पढ़ के जाना। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, बट एक चीज मेंशन करना चाहूंगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बट जाते जाते एक छोटा सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए, दैट इज अपकमिंग ईयर के लिए आप एक छोटा सा समझ सकते हैं गिफ्ट है। जिस भी बच्चे का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और बिना टेंशन एंड प्रेशर के आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, तो विजेता 2.0 जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस में सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे बिना टेंशन एंड प्रेशर के, वो आप लोगों को मिल रहा है 199 में। जैसे ही आप लोग अपनी फेवरेट फैकल्टी का कोड लगाओगे, जैसे मैंने हनीशा 21 लगाया, तो आप लोगों को थोड़े से और ऑफ मिल जाएगा। उन बच्चों की टॉफी खा लेना, ठीक है, 193.41 में मिल जाएगा। और हाँ, इसमें लाइव है एंड सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस पे ज्यादा फोकस डालना है, वो सब भी बताया जाएगा। लास्ट में मेरे को इतना जरूर बताते हुए जाना बेटा कि आप में से कितने बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और कितनों के होने वाले हैं। बाय।